फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और पढ़ते रहिए हमारे साथ बिजनेस, अकाउंट, मैथ और ओनली एंड ओनली इकोनॉमिक्स। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एग्रीकल्चर के ऊपर, मींस कृषि के ऊपर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कृषि की क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि आपकी बुक्स में दिया हुआ है, और कृषि मींस एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो उसको हमको 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसकी फीचर्स हैं, और उसके बाद हम उसकी लिमिटेशन और रिफॉर्म्स चेक करेंगे कि उसकी कमियां क्या हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंस। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एग्रीकल्चर के ऊपर, हिंदी में कहते हैं इसको कृषि, चैप्टर नंबर 3 इंडियन डेवलपमेंट का। तो दोस्तों, क्या है एग्रीकल्चर, समझते हैं। चलिए आइए। आप सभी को पता है कि किसी भी देश का जीडीपी 3 सेक्टर से मिलकर बना होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी मीन थर्ड सेक्टर को मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं जीडीपी, जिसमें से ये जो सेक्टर होता है वो कहलाता है एग्रीकल्चर का। ये जो होता है इसमें होती है इंडस्ट्री, और इसमें जो होता है वो होता है सर्विस सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर को जोड़ दे तो क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है। आपको बता दूं 1947 के टाइम पे इंडिया में 72% लोग किसमें लगे हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे थे। अप्रॉक्स 10% यहाँ पे लगे थे और 18% यहाँ पर लगे हुए थे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 72% इंडिया में लोग किसमें लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इतने ज्यादा लोग लगे होने के कारण भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही कम थी। और आज की डेट में अगर हम अभी के आंकड़े ले तो 2010 के टाइम पे ये आंकड़ा घटकर 56% हो चुका है एग्रीकल्चर में। अभी हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर का टॉपिक है। और आपको बता दूं कि अब भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में। और लेकिन अगर मैं इनकम के मामले में बात करूं तो एग्रीकल्चर 3rd नंबर पे आता है। पहले पे सर्विस सेक्टर, दूसरे पे इंडस्ट्री और तीसरे पे एग्रीकल्चर सेक्टर। मींस एक तरफ सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, सेवा क्षेत्र, और दूसरी तरफ हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। और ऐसे डाउन जाएगा तो बहुत ज्यादा बेकार हालत हो सकते हैं इन फ्यूचर। चलिए पहले इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर की हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली इंपॉर्टेंस जो कि यहाँ पे है वो है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जीडीपी में योगदान। आपको मैंने अभी बताया कि जीडीपी जो होता है हमारे देश को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तीनों को जोड़कर मिलकर बनता है। तो अगर हम जितना भी मान लेते 2% है, लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो जीडीपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो कुछ भी शेयर हो, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर तो है। तो पहला एग्रीकल्चर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, अपना योगदान देता है। दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स है वो है आपकी सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, वेज गुड्स आपको लग रहा होगा वेजेस समथिंग लाइक, लेकिन यहाँ पे वेज गुड्स का मतलब है हमारे खाद्यान्न की चीजें, मीन्स हमारे जो हम इन्हें कंज्यूम करते हैं, इनको हम खाते हैं, उन वस्तुओं को बोलते हैं वेज गुड्स। ठीक है, सब्जी, आटा, दाल, ये सब कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही तो आता है। तो इन वस्तुओं को मजदूरी वस्तु बोलते हैं, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमें क्या करता है, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति करता है। अगर हमारे देश में खाने की चीजें नहीं होंगी तो हमारे देश क्या यार, किसी भी देश में अगर खाने की चीजें नहीं होंगी तो उस देश की ग्रोथ आई डोंट नो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बिना उसके खाने के तो कोई देश नहीं चल सकता यार।
नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे फीचर्स है वो है एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोजगार। अब कितना भी देता हो, लेकिन मैंने बताया कि आपको हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो मतलब हमारे देश की आधी जनसंख्या को किसने काम दे रखा है? ओनली एंड ओनली कृषि ने काम दे रखा है। तो ये लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? रोजगार प्रोवाइड करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मींस इंडस्ट्री सेक्टर, जो सेकंड सेक्टर है उसको प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल चाहिए था। ये कच्चा माल कौन प्रोवाइड करेगा? कृषि क्षेत्र ही इंडस्ट्री सेक्टर को कच्चा माल प्रोवाइड करता है। तो कच्चा माल या कच्चे माल की पूर्ति, कच्चे माल की पूर्ति करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर जो 5 है वो ये बोल रहा है कंट्रीब्यूशन इन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स हम क्या करते हैं, अपने देश में तो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर करती है, मीन्स अपने निर्वाह के लिए तो कृषि करते ही करते हैं, साथ ही साथ फॉरेन को भी हम क्या करते हैं, गुड्स बेचकर पैसे कमाते हैं। मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर थोड़ा इतना हो गया है थोड़ा बहुत कि वो फॉरेन को क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, मीन्स एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है तो हमारा फॉरेन ट्रेड थोड़ा इसकी वजह से अच्छा होता है। तो कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, मीन्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान, व्यापार में योगदान, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, फीचर्स हो गई। पॉइंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग देखें तो बोल रहा है कि जैसे जैसे ये इंटरनेशनल बिजनेस में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, सेम लाइक ये डोमेस्टिक मींस इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा बिजनेस का फैला हुआ है, किसका, एग्रीकल्चर का। तो कंट्रीब्यूशन इन डोमेस्टिक ट्रेड, यहां पे लगा देंगे आप राष्ट्रीय या घरेलू व्यापार में योगदान। क्लियर है। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो कृषि पर पूरी तरह से डिपेंड है, तो वो घरेलू व्यापार में भी योगदान दे रहे इस बहाने। दूसरा, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आप सभी को पता होगा कि चलो हम दिल्ली पे रह रहे हैं तो दिल्ली में सारी चीजें नहीं उगती हैं, वो चीज बाहर से आती हैं। जब बाहर से आती है तो उन्हें लाने के लिए हमें बैलगाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रक की जरूरत पड़ेगी। और जब यही कृषि का उत्पाद ट्रकों के थ्रू, रेल के थ्रू दिल्ली में लाया जाएगा या अदर किसी सिटी में लेके जाया जाता है, तो इसके थ्रू उस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी काम मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी किस पे डिपेंड है, एक तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सो परिवहन उद्योग की सहायता में सहायक बोल सकते हैं आप, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ की कृषि, ठीक है, हमारे देश की धरोहर है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करने के लिए जमीन चाहिए थी वो कृषि ने ले रखी है। तो इसको हम राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारी कुछ 8 फीचर्स हैं एग्रीकल्चर की। मींस इनसे पता पड़ता है कि एग्रीकल्चर क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, एग्रीकल्चर से वेजेस गुड्स प्राप्त होते हैं, एग्रीकल्चर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एग्रीकल्चर से हमें इंडस्ट्री सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से हमारे को क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प मिलती है, एग्रीकल्चर से डोमेस्टिक में भी हेल्प मिलती है ट्रेड में, एग्रीकल्चर से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हेल्प मिलती है, उसको काम मिलता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। और एग्रीकल्चर हमारे देश की क्या है, वेल्थ है, ठीक है, सबसे बड़ा धन है। दोस्तों यहीं पे अब डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में कि हमारी एग्रीकल्चर के क्या विशेषताएं, क्या फीचर्स है। तो चलिए फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं इसकी।
फीचर्स का मतलब होता है कि कैसे उसे पहचाना जाएगा, ठीक है। हर किसी चीज की पहचान को क्या बोलते हैं, उसकी विशेषताएं। तो चलिए विशेषताएं डिस्कस कर लेते हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर की। फीचर्स मींस विशेषताएं। विशेषताएं पढ़ के आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं या कमियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारा एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ सेक्टर है। तो आप विशेषताओं से ही पहचान लेंगे कि ये, जब विशेषताओं में उसकी कमियां गिनाई जा रही हैं तो कमियों में क्या गिनाया जाएगा, ठीक है। चलिए विशेषताएं डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले जो बता रखा है इसने पॉइंट, वो है हमारी लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता मतलब अभी अभी बात की तो छोड़ दो, पीछे की अभी हाल ही में 56 अप्रोक्स 50% इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी हमें कई सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, मीन्स आयात करनी पड़ती है। बड़ी बेकार बात है। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम है। मतलब इतना, हम अगर कृषि प्रधान देश हैं, राष्ट्र हमारा जो धन है वो कृषि है, तो हमें तो खाना चाहिए, साथ साथ एक्सपोर्ट करना चाहिए और कई सारा डॉलर कमाना चाहिए वहां से। लेकिन हमारे लिए कई बार ऐसा होता है कि प्याज के दाम 100 रुपए किलो पहुंच जाते हैं इंडिया में, दाल 200 रुपए किलो हो जाती है। तो कहां से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उल्टा हमारे देश में पूरा नहीं पड़ रहा है। सेकंड पॉइंट जो इसकी लिमिटेशन, क्या फीचर्स पढ़ रहे हैं हम, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे, मतलब काम में जरूरत है 2 लोगों की, आपने लगा रखे हैं 4 लोग, तो होगा क्या, लोगों की सबकी इनकम अच्छे से मिलेगी, नहीं मिलेगी। जस्ट एग्जांपल के लिए कि एक खेत से 10,000 रुपए की इनकम आ रही है और वहां काम है 2 लोगों का, तो कितनी बढ़ेगी, 5,000। लेकिन काम कर रहे हैं 5 लोग, तो कितनी आएगी, 2,000 एक कैसे में आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, इनडायरेक्टली बेरोजगार है। तो इसको हिंदी में कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया 2017 में पहुंच चुका है, लेकिन आज भी इंडिया के बहुत से ऐसे इलाके, मैं कम नहीं बोल रहा हूं, बहुत मतलब मैक्सिमम इलाके ऐसे हैं जहां पर अब भी सिंचाई के लिए लोग बारिश पर निर्भर हैं। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो खेती क्या होती है, अच्छी हो जाती है, और अगर बारिश बेकार होती है तो खेती क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए लोगों के लिए। अब देखते हैं क्या करती है, इसमें हम पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन आज भी इंडिया सिंचाई के लिए किस पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन रेन। डिपेंड ऑन रेन फॉर किसके, इरिगेशन के लिए, फॉर इरिगेशन। मीन्स सिंचाई के साधनों की अभी भी क्या है हमारे पास भाई, कमी है। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर, वर्षा पर निर्भर। ये हमारा हो गया क्या, पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है वो ये है, आज भी लोग बजाय बेचने के लिए खेती अपने लिए करते हैं। मीन्स अपने का मतलब एक किसान इतना उगा सकता है कि वो खुद के लिए भी उगा ले और साथ के साथ बेचने के लिए भी उगा ले। लेकिन आज भी बहुत सारे किसान बजाय बेचने के लिए ओनली अपने लिए खेती करते हैं, और अपने लिए खेती करना कहलाता है सब्सटेंशियल फार्मिंग। सब्सटेंशियल सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स निर्वाह कृषि, जो कि एक पिछड़ेपन का कारण दिखता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए कि लोग अपने लिए तो उगाए हुए हैं, साथ ही साथ बेचने के लिए भी उगाएं। दूसरा ट्रेडिशनल इनपुट। आज के टाइम में कई सारी चीजें आ चुकी हैं जिसकी वजह से आप कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कई सारी मशीनें आ गई हैं, कई सारी खादें आ गई हैं, कई सारे मतलब कीटनाशक दवाइयां आ गई हैं। लेकिन आज भी लोग पुराने तरीके से ही क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं,
पुराने तरह की ही खाद प्रयोग कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, परंपरागत खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि क्या उनके लिए पिछड़ेपन की निशानी है। तो परंपरागत आगत, आगत मतलब होता है मतलब जो चीज हम लगाते हैं, बीज, खाद, समथिंग। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है स्मॉल होल्डिंग। लघु जोते, जोते मतलब यहाँ पे होता है खेत। एक किसान मान लेते हैं एक बहुत बड़े खेत में काम कर सकता है, जस्ट एग्जांपल के लिए उसके पास खेत है, अभी जो उसके पास रिसेंट में खेत है वो ये है, और वो काम कर सकता है इस खेत में भी एक मतलब अच्छे से फसल उगा सकता है। लेकिन उसके पास जो खेत है वो क्या है, छोटे हैं, मतलब वो अपनी पूरी कैपेसिटी से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। और कई लोगों के पास खेत होते भी हैं तो वो दूर दूर बिखरे होते हैं, मान लो थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इधर हो गया, जिसकी वजह से भी वो हर जगह काम नहीं कर सकता, हर जगह ध्यान नहीं दे सकता, और हमारा जो उत्पादन है वो कृषि का उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। दूसरा, जमींदार तथा किसानों के खराब संबंध। या किसानों का शोषण, किसानों द्वारा, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण। इसका मतलब हो गया, मैंने सॉरी हिंदी में लिख दिया पहले, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय जमींदार मीन्स ऑनर ऑफ सोइल। जमींदार मीन्स यहाँ पे जिनके पास मालिकाना हक होता था वो जमींदार होते थे। तो वो करते क्या थे, अपनी जमीन काम करने के लिए किसानों को देते थे, किसान उसमें काम करते थे, लेकिन मेहनत किसान ने की, लेकिन फसल का एक बहुत बड़ा भाग लेके कौन चला जाता था, जमींदार। तो इनके बीच जो संबंध थे वो क्या होते गए, लगातार खराब होते गए। अब संबंध खराब होने की वजह से हुआ क्या, किसानों के मन से खेती करने का जुनून ही निकल गया एक तरह से। तो वो उतनी मन से प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, उत्पादन भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एंड लास्ट पॉइंट 7 ये था 8, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, पिछड़ी तकनीक। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि आज के डेट में खेती में उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी तकनीक उपलब्ध है, तो आप कहेंगे ट्रैक्टर है, ट्रेसर है, कई सारी मशीनें आ गई जिनसे उत्पादन किया जाता है। और इससे पहले जो होता था वो हल से किया जाता, आपने सुना होगा। लेकिन इंडिया में आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों के पास एटलीस्ट बैल भी नहीं है कृषि करने के लिए, मीन्स खेती करने के लिए। और अगर वो हल से भी खेती कर रहे हैं तो सोचो कितना पिछड़ा जमाना चल रहा है उनके पास, ठीक है। तो इंडिया के ऐसे पिछड़े इलाके हैं यार सही में। तो आप देख रहे हैं कि पिछड़ी तकनीक, जो टाइम जो फसल को आप सिंचाई करने जा रहे हैं, जो आप बुआई करने जा रहे हैं, जो 5 घंटे में हो सकता है उसको आपको 2 दिन लगते हैं, तो वो क्या है, आपकी तकनीक पिछड़ी हुई है। और सही मानिए विदेशों की तुलना में हमारे देश की तकनीक बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कृषि के महत्व और विशेषताएं। ऐसे इसमें कुछ हमारे देश में कमियां भी हैं कृषि के अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। साथ ही डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। देखते रहिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।